आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डी कॉन्फ़िगरेशन जो है या आपके पास मेटल जो है उसके अंदर अगर D1, D2 और D3 इनके अलावा अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर आ जाता है, विन्यास अगर आ जाता है तो हम CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि पिछला जो वीडियो था हमारा उसके अंदर मैंने D1 का, D2 का और D3 का इन तीनों का जिक्र किया था। वहां पर हमने चेक किया था कि CFSE जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आपके पास D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो D1, D2, D3 की बात तो हो चुकी। या तो आपको सीधा लिख कर दे देगा कि आपके पास डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है, या आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा। तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, संकुल के अंदर आपको चेक करना है कि मेटल के पास डी कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। दोनों तरीके आ सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, हमने टाइटेनियम वाला, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर, वैसे भी आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का है। इतनी बात हम लोग कर चुके, ठीक है ना। CFSE की फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है। और दूसरी बात कि CFSE होती क्या है एक्चुअल में, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज के जो वीडियो की हमारी हेडिंग रहने वाली है, तो हेडिंग आप लगा सकते हैं यहाँ पर क्या, कि D4 विन्यास जो हमारे पास होता है, D4 विन्यास के लिए CFSE की गणना। ठीक है, तो आज हम डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और चेक करेंगे कि CFSE कैसे कैलकुलेट होगी, CFSE की गणना। क्लियर है। तो ये हमारी आज की हेडिंग रहने वाली है। तो बात करें अगर D4 विन्यास की, तो देखो हम जानते हैं कि हमारे पास डी के अंदर जो है वो 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ये 5 ऑर्बिटल जो है वो डी जनरेटेड रहते हैं। कब तक? जब तक इनको कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता। तो यहाँ पे मैं भरता हूं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए। ये हमारे संभ्रंश डी कक्षक, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई आवश्यक नहीं है। संभ्रंश डी कक्षक। क्लियर इतनी बात। अब देखो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो आप सब जानते हैं, इस बात को मैंने कई बार जिक्र कर दिया है, ये दो भागों में टूटते हैं। तो नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं इनको हम एक साथ रखते हैं और इनको हम T2G कहते हैं। ऊपर की तरफ भेजते हैं हम कितने कक्षकों को? 2 कक्षकों को। इनको हम कह देते हैं EG कक्षक। अष्टफलकीय संकुलों की बात हो रही है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये एवरेज एनर्जी लेवल रहता ही है। ठीक है, हमारा मेन फोकस अभी कैलकुलेशन करना है CFSE का। ये स्प्लिटिंग का एक अलग से पूरा टॉपिक जो है उसके ऊपर मैंने वीडियो में बना रखा, डिटेल में सारी बातें वहां पे की हुई है। अब देखो जब तक हमारे पास डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं थी। क्यों समस्या नहीं थी? देखो अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो मैं यहां भर रहा था, जब 2 थे तो एक पहला इसमें, दूसरा इसमें, इस वाले डब्बे में। और जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे डी में, तो 1 2 3, तो हुंड के रूल जो है, हुंड का जो नियम है उसका पालन हम लोग कर रहे थे। हुंड क्या कहता है कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हैं, तो उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले जिनकी एनर्जी जो है वो कम होती है। तो इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ऊपर वाले EG से कम है, बने तो वहीं से है। देखो इस D से इन T2G की एनर्जी कम है, तो हमने इलेक्ट्रॉन पहले T2G में भरे। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन तक प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे तीनों के लिए एनर्जी जो है वो सेम है, तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भर दिया। अब यहाँ पे D4 जब आता है तब दो स्थितियां बनती हैं। ठीक है, D4 जब आता है तब दो स्थितियां बनती है। एक स्थिति को मैं A बनाता हूं, दूसरी स्थिति को मैं B बनाता हूं। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अभी तक तो D3 D4 है, तो आप देखो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो तो या तो आप इसके अंदर युग्मित करवा दो। एक केस तो ये होता है। दूसरा केस क्या होता है उसको मैं बनाता हूं। देखो वापस से हम 5 ऑर्बिटल जो है वो डी के बनाते हैं। समझना भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 3 4 और 5। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग कराओ, वैसे स्प्लिटिंग होगी इसकी भी। नीचे की तरफ जो है वो 3 ऑर्बिटल शो कर दो, और ऊपर की तरफ कितना कर देंगे हम? 2। ये बना दिए 2। इसको हम कहते हैं T2G और इसको हम कहते हैं EG। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। वापस इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 2 3 और 4। ये हमारा संभ्रंश डी कक्षक है। ठीक है, यहां तक तो सारी बातें इक्वल है। अब देखो जो चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे युग्मन करवाया है, यहां के केस की अगर हम बात करें, दूसरा केस जिसको मैंने बी दिया है,
है तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसमें T2G में आएंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि T2G की ऊर्जा कम है। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दो इसके अंदर, 1 2 3। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है Eg। ठीक है, ये एवरेज एनर्जी लेवल रहता है ये हमारा। क्लियर इतनी बात? ये कहानी है, दो केस बना दिए मैंने, ये भी D4 का केस है, ये भी D4 का है, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसके अंदर T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने युग्मन करवा दिया इसके अंदर। ये भी D4 का केस है, इसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? Eg में। अब एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर कब तो हम इलेक्ट्रॉन जो है वो Eg में भेजेंगे, जैसे यहां चला गया, और कब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाएंगे। तो सुनो भाई ध्यान से एक बात, यहां पर आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है कि हमारे पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया है डी के अंदर, उस चौथे इलेक्ट्रॉन को Eg में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या इलेक्ट्रॉन के युग्मन में ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन की दो संभावनाएं हैं, या तो वो Eg में चला जाए, देखिए जैसे यहां पे चला गया, या वो यहां पे युग्मित हो जाए, यही दो संभावनाएं हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन युग्मन हो रहा है T2G के अंदर, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जा रहा है, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन के युग्मन में कम ऊर्जा खर्च हो रही है, तभी यहां पे युग्मन हो रहा है, इसीलिए ऊपर नहीं गया इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ज्यादा ऊर्जा का जो ऑर्बिटल है हमारे Eg का जो सेट है, हमारे पास दो ऑर्बिटल है, अगर इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, या पांचवा या छठा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी ऊपर जा सकते हैं, पांचवा भी जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है Eg में, युग्मन नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलो कि उस इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा के Eg कक्षक में जाने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, तभी वो ऊपर जा रहा है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि उसको ऊपर जाने में एनर्जी कम चाहिए या उसको युग्मन में एनर्जी कम चाहिए? तो सुनो ध्यान से, मैं दो बातें यहाँ पे आपको बताता हूं, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बहुत सारी जगह, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। दो बातें होती है, नंबर 1 लगा के लिखता हूं। पहली बात कि आपके पास जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, या इसको मैं इस तरफ ही लिख देता हूं ताकि आपको लिखने में परेशानी नहीं हो। नंबर 1, जब आपके पास प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कह देते हैं स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो जब आपके पास प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो विपाटन होता है, ये जो गैप होता है T2G और Eg के बीच में, ये ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो लिगेंड होता है जब वो स्ट्रोंग अगर आएगा तो उस स्थिति में क्या करता है, डी कक्षकों को ज्यादा प्रतिकर्षित करता है। कौन? जब लिगेंड प्रबल होता है, तो प्रतिकर्षण जब ज्यादा होता है तो T2G और Eg के बीच का गैप बढ़ जाता है, T2G ज्यादा नीचे चला जाता है, Eg ज्यादा ऊपर चला जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसको ऊपर वाले Eg कक्षक में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ऊपर जाने की बजाय कहां होता है, T2G में उसका युग्मन हो जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो ये स्थिति तो कब देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तो कब होगा, जब आपके पास लिगेंड कैसा हो, प्रबल हो। तो मैं कह सकता हूं कि प्रबल लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराता है, कह सकता हूं क्या, युग्मन कराता है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड या प्रबल लिगेंड क्या कराता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। ये आपको कब देखने को मिलेगा, इसको भी नंबर 1 ही दे देता हूं इस तरफ में। ये तब होता है जब आपके पास दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और इसको अंग्रेजी में कह देते हैं भाई वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये कब होगा, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो ये क्या करवाता है, ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाता है, युग्मन नहीं कराता है। ठीक है, आगे और कहानी दिलचस्प होती जाएगी, आप देखते जाना, युग्मन नहीं कराता है। क्लियर है? तो जब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वीक फील्ड लिगेंड होता है ना आपके पास, जब दुर्बल लिगेंड होता है, तो ये विपाटन जो है वो कम होता है। तो विपाटन जब कम होगा तो T2G और Eg के बीच का ऊर्जा गैप जो है, ऊर्जा अंतर है, वो कम होगा। उस स्थिति में चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, Eg में, क्योंकि उसको Eg में जाने के लिए कम ऊर्जा चाहिए।
जबकि युग्मन कराने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, क्योंकि भाई युग्मन कराना भी मुश्किल काम है। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो तो आपने इलेक्ट्रॉन युग्मन करवाया उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो समान आवेश वाले दो इलेक्ट्रॉनों को जब आप पास पास भरेंगे तब प्रतिकर्षण तो होगा। तो प्रतिकर्षण होने के कारण जो है वो युग्मन कराने में भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जिसमें कम ऊर्जा लगेगी वही काम होगा। अगर युग्मन में कम ऊर्जा लग रही है तो युग्मन होगा, और अगर ऊपर जाने में कम ऊर्जा लग रही है तो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। फ्री है। डिपेंड किस पे करेगा? लिगेंड पे। प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराएगा, दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएगा। इतनी कहानी क्लियर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब आपके पास प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो आपके पास जो संकुल प्राप्त होते हैं, या आपके पास जब जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात आप चेक करते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स प्राप्त होते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिनको बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। तो ये निम्न चक्रण संकुल है नंबर 2, यहाँ पे लिखता हूं मैं, निम्न चक्रण संकुल। यहां कैसे संकुल प्राप्त होंगे? निम्न चक्रण संकुल। इसको बोल देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये होता है नंबर 2 बनाओ इधर, उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल, इसको बोल देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है इतनी बात? देखो निम्न चक्रण संकुल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, और यहाँ पे केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 2। इसका मतलब क्या हो गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है तो उसको हम बोलते हैं निम्न चक्रण संकुल। तो ये तो कहानी है किसकी? D4 की। ठीक है। अब बात ये आती है कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड का एग्जाम्पल बताओ, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का एग्जाम्पल बताओ। तो आपने अलग से पढ़ भी रखे होंगे कौन प्रबल होता है कौन दुर्बल होता है। देखो मान लीजिए ये एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर आपके पास लिगेंड आ जाए Cn-, तो Cn- एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। क्लियर? और अगर आपके पास दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आ जाए, जैसे मान लीजिए हैलोजन आ जाए, Cl- आ जाए, ठीक है, हैलोजन कोई भी आ सकता है, तो Cl- अगर आ जाए तो ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। उस स्थिति में आपको इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराना, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर। अब हमें चेक करना है, कैलकुलेट करनी है इनकी CFSE क्या होगी। तो देखो D4 के अंदर CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल तरीका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, मैं यहां से इसको थोड़ा हटाता हूं, यहां से खाली करते हैं जगह, CFSE कैलकुलेट करते हैं। इन बातों को आप लिख लीजिए, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप समझ गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो देखो भाई, CFSE कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको कल ही सिखा दिया था, और अब आप शायद खुद से भी कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट करके देखें CFSE। यहाँ पे मैं लिखता हूं CFSE किसकी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो क्या कहता हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला कहता है कि आपके पास -0.4 जो है, इसको तो गुणा करते हैं हम T2G के इलेक्ट्रॉन से। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, प्लस फिर हमारा फॉर्मूला कहता है कि 0.6 को गुणा कर दो आप 0 से, क्योंकि Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहां से वैल्यू कितनी बनेगी? ये तो बन गया माइनस का 1.6। ये वैल्यू डेलो में होती है, कल मैंने फॉर्मूले में नहीं लगाया था, लिखा है मैंने वहां पे नीचे, तो आप देख लेना। -1.6, ये क्या बन जाएगा? 0। तो ये बनेगा डेलो। ये है CFSE किसकी? ये CFSE है हमारे पास D4 की। कब? जब आपके पास लिगेंड कैसा है? प्रबल क्षेत्र है। तो इस कंडीशन को आप देख लो, ये प्रबल क्षेत्र में CFSE है, प्रबल क्षेत्र में CFSE, क्योंकि हम CFSE कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी? D4 विन्यास के लिए। और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं दुर्बल क्षेत्र में CFSE। तो हो गए दोनों केस अलग अलग। इसकी कैलकुलेट करते हैं दुर्बल क्षेत्र में CFSE कितनी आ रही है, चेक करो अभी। तो देखो दुर्बल क्षेत्र में CFSE कितनी आएगी? CFSE ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल ही भले दुर्बल हो, ठीक है ना। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल गुणा करो -0.4 को किससे करोगे भाई? 3 से करोगे, प्लस ऊपर 0.6 को गुणा करो, 0.6 को गुणा करेंगे भाई साहब 1 से, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बताओ मुझे? ये बन जाएगा -1.2, और वो है 0.6, सीधा लिख दूं, 12 में से 6 घटा लो, कितना बचेगा? -0.6, सीधा लिख रहा हूं भाई, -0.6
ये CFSC आ गई है ऑक्टाहेड्रल की, इसको डब्बे में कर लो बंद। ठीक है, 0.6 डेलो किसकी, दुर्बल क्षेत्र में D4 की CFSC कितनी है, -0.6। ये कहानी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो D4 का। अब हम बात करते हैं बाकी जो विन्यास हमारे पास बच गए हैं, D5, D6, D7, इन सब की बातें हम करते हैं और एक टेबल बनाते हैं। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको लिख लीजिए, लिखना ज्यादा सही रहता है क्योंकि आपकी चीजें क्लियर होती भी चलती हैं। हम लोग बात करते हैं बाकी जो विन्यास हमारे डी के उनकी। D1 हमारा हो गया, D2, D3 और D4 भी मैंने आपको करके दिखा दिया डायग्राम बना करके। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो बाकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो शुरुआत करते हैं, अगर आप लोग सीख गए हैं कि प्रबल क्षेत्र में कैसे चेक करते हैं और दुर्बल क्षेत्र में कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो प्रबल क्षेत्र अगर आता है तो आपको कोशिश करनी है जहां तक संभव हो आप T2G के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाओ, और दुर्बल क्षेत्र आए तो आपको युग्मन नहीं करवाना है, फ्री रखना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलना है आपको। ठीक है, दोबारा आप करके देख सकते हो, मैं करता हूं यहाँ पे, अगर आप नहीं सीखे तो वापस देखो। अगर आपके पास D5 विन्यास आ जाए, ठीक है, तो मुझे बताओ डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आप डब्बा बनाना चाहो तो बना लो। ये T2G के अंदर कितने डब्बे बनाते हैं हम, 3, और EG में कितने बनाते हैं, 2। तो ये T2G का डब्बा और EG का डब्बा बन चुका है। देखो 1 2 3, क्षेत्र कैसा है, ध्रुवल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाना है, तो चौथा भी यहीं रहेगा और पांचवा यहां रहेगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाना है आपको। तो ये तो हुआ T2G और EG की स्थिति। अब CFSC कैलकुलेट करनी है, तो देखो T2G को किससे गुणा करते हैं हम, T2G को गुणा करते हैं 0.4 से, तो -0.4 गुणा कितने से करेंगे, T2G में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। इसको EG को किससे गुणा करते हैं, EG को हम गुणा करते हैं, प्लस करो 0.6 गुणा 3। बताओ भाई कितना बना, ये हो गया -1.2, ये हो गया कितना 0.6 इंटू 2, ये 2 है। ठीक है, तो 0.6 को करो 2 से, ये भी हो गया 1.2, ये भी कितना हो गया 1.2। इसका मतलब CFSC कितनी आ गई, 0 डेल O। ये तो हो गया 0। तो दुर्बल क्षेत्र में D5 की CFSC कितनी है, 0 है। प्रबल क्षेत्र में आओ, प्रबल क्षेत्र में T2G कक्षक की क्या स्थिति रहेगी, तो बताओ भाई, T2G का डब्बा बनाओ, इसमें 3 डब्बे बनाते हैं हम और इसमें बनाते हैं 2, भरो 5 इलेक्ट्रॉन। लिगेंड का ध्यान रखो कैसा है, प्रबल है, तो 1 2 3, ये 3 तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन का युग्मन और पांचवे का युग्मन, EG खाली रहेगा। CFSC कैलकुलेट करो, CFSC करेंगे तो -0.4 को गुणा किससे करेगा, 5 से, और प्लस 0.6 को गुणा करेगा 0 से, नहीं लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बन जाएगा, -2.0 डेल O। इतनी कहानी क्लियर है। ये तो हुआ किसका, D5 का। अब देखो D6 करके देखो खुद से, आप वीडियो को रोक करके। D6 में क्या हो जाएगा, फिर से आपको यही कहानी करनी है, T2G बनाओ, EG बनाओ, बना लिया। D6 है तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 3 4 5। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो चले गए भाई एक एक सारे डब्बों में, अब तो युग्मन करवाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो छठा इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाएगा, T2G में। ठीक है, तो अब युग्मन की जब बारी आती है तब भी आपको ध्यान रखना है, युग्मन भी आपको उन कक्षकों में पहले करवाना है जिनकी ऊर्जा कम होती है। तो देखो युग्मन पहले किसमें हुआ है, T2G में हुआ है। अब D6 में देखो क्या कहानी होगी, CFSC कैलकुलेट करो आप। 0.4 को गुणा करना है कितने से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 से, प्लस 0.6 को गुणा करना है कितने से, 2 से। बताइए जी, 0.4 को 4 से करो कितना बनेगा, ये बन जाएगा -1.6 और ये है 12, तो ये बचेगा माइनस का 0.4 डेल O। आगे चलो, T2G भरो इसके अंदर वापस से, कितने डब्बे बनाएगा, 3 बनाएगा। इसमें कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि लिगेंड कैसा है, प्रबल, तो कोशिश करनी है हमें जहां तक संभव हो युग्मन करवाना है इलेक्ट्रॉनों का। ये देखो भाई, -0.4 गुणा 6 करो भाई साहब, 0.4 को 6 से गुणा करो, ठीक है ना, भर गया T2G पूरा। प्लस इधर आगे कुछ करना चाहो तो कर दो, बाकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, -2.4 डेल O। आगे चलो D7 में आओ, D7 करके देखो जल्दी से D7 को। D7 में क्या रहेगा, देख T2G बना पहले तो
कितने डब्बे बनाएगा? 3, 1 2 3 4 5 6। अब देख ईजी बनाया नहीं तूने, ईजी बना, 7वां इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? ईजी में। ओ सॉरी, लिगेंड कैसा है? लिगेंड हमारे पास दुर्बल है, दुर्बल लिगेंड है, तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक भेजना है आपको। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये गुणा करो -0.4 को कितने से करेगा? 2 2 4 और 1 5, 5 से, प्लस 0.6 को कितने से? 2 से। 0.6 गुणा 2, बताइए जी क्या बनेगी? ये हो गया 20 माइनस 2.0 और 12, तो ये बन जाएगा -0.8 डेल। कर लोगे इतना तो, इतनी मैथ्स तो आती होगी। D7 और D7 है तो पहले T2G और EG बना लिया, ठीक है ना, ताकि दिक्कत नहीं आए। अब देखो D7 है तो 1 2 3 युग्मन करवाना है, क्योंकि लिगेंड कैसा बैठा ऊपर? प्रबल है। 4 5 6, अब 7वां तो किस में आएगा? EG में। करो गुणा, देखे -0.4 को गुणा करना है किससे? 6 से। ये तो भरा हुआ था पहले ही ऊपर भी। 7वां इलेक्ट्रॉन EG में आया है तो 0.6 को गुणा कर दो 1 से, ये बन गया -2.4 और उधर 6 है तो ये बनेगा माइनस का 1.8 डेल ओ। तो ये कहानी है किसकी? D5 की, D6 की, D7 की। D8 की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से लिखो, वीडियो को रोक लीजिए, जल्दी से लिखो फटाफट, खुद से भी करके देखना आपको। मैं D8 को बनाता हूं, देखो D8 इसी में कर देता हूं। D8 करके देखते हैं एक बार। D8 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि लिगेंड कैसा है? ध्रुवल, तो पहले सब में एक एक जाएगा, फिर युग्मन करवाएंगे। गुणा करो भाई, 0.4 से गुणा, T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 6 को करो, इधर 0.6 से इलेक्ट्रॉन 2 से गुणा हो ही रहा ऑलरेडी, बताओ कितना बना? ये बन गया 2.4, उधर कितना है? 12, तो ये बनेगा -1.2, ठीक है ना। 24 माइनस 2.4 और 12, ठीक है, -1.2 डेल। इधर आइए, प्रबल क्षेत्र में क्या रहेगा? प्रबल क्षेत्र में D8 1 2 3 फिर 4 5 फिर 6 7 और 8, ठीक है। तो देखो एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, पहले मैं इसकी CFS कर देता हूँ। कैलकुलेट 0.4 को गुणा करोगे किससे? 6 से। 0.6 को गुणा करोगे इससे 2 से, कितना बन जाएगा? ये बनेगा -1.2 डेल। एक चीज मुझे बताना है यहाँ पे, D8 में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, D8 में T2G और EG की CFSE में कोई अंतर है क्या? नहीं है। और CFSE में अंतर इसीलिए नहीं है क्योंकि D2G और EG का विन्यास दोनों में सेम है। तो अगर आपके पास D में 8 इलेक्ट्रॉन है, सुन ले ध्यान से, D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड चाहे दुर्बल आए चाहे प्रबल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, CFSE हमेशा सेम रहेगी, तेरे सामने है, प्रूव है। ये बात तुझे दिखानी थी, इसीलिए मैंने D8 करके दिखाया है, ठीक है। अब तुझे खुद से करके देखना है, जो बात मैं कह रहा हूं उनको ध्यान से सुन ले, जो बातें मैं कह रहा हूं सुन ले, तेरा होमवर्क और कमेंट में जरूर बता के जाएगा क्या क्या है। एक तो तुझे चेक करना, इनको लिख लिया क्या? ठीक है, लिख लिया, मिटा दू भाई, इनको मैं हटाता हूं यहां से, यहां लिखता हूं तेरा होमवर्क। अगर नहीं आए तो मुझे जरूर आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे जरूर, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है आपको। देखो जी, आपको करना है एक तो D0 और इसके अलावा करना है आपको D10। इन दोनों की CFSE जो है वो होती है 0। ये आप करके देखेंगे, ठीक है, आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला काम तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। दूसरी बात जो आपको करना है ये है HW। दूसरी बात आपको चेक करना है क्या क्या? आपको चेक करना है D8 D9 और D10, इन तीनों विन्यास की। D0 भी शामिल कर लो भले इसको, इसमें D0 भी कर सकते हो आप शामिल। D8 में, D9 में, D10 में, चाहे लिगेंड प्रबल आए चाहे लिगेंड दुर्बल आए, CFSE हमेशा इनकी एक जैसी मिलेगी आपको। आप करके देखेंगे। D8 मैंने कर दिया है, D9 और D10 आप खुद से करोगे।
ठीक है, तो D1 D2 D3 सब हो गया, D1 D4 हमने करके देख लिया, आज D5 कर लिया, D6 D7 D8 में क्या रहेगी CFSE, दुर्बल और प्रबल दोनों में बराबर रहेगी, D8 में भी, D9 में भी और D10 में भी, और D0 D10 क्या होती है 0। तो ये CFSE की कहानी यहाँ पे होती है खत्म। अष्टफलकीय संकुलों की सारी कहानी मैंने फिनिश कर दी है, एग्जाम्पल सवाल आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों को। वीडियो को शेयर कर दो भाई धड़ाधड़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना, कोविड से अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना है, विशेष तौर पे बचा के रखना है अपने आप को। सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश।